और जय हिंद। तो आ जाइए, एनसीईआरटी साइंस जो हम लोग कवर कर रहे हैं, अभी क्लास 9th का हम लोग कवर कर रहे थे। इसमें मैंने आपको पहले 4 वीडियो उपलब्ध करा दिया, ये 5वां वीडियो है। आज आपका एनसीईआरटी साइंस जो है 9th क्लास बायोलॉजी यहाँ पर आपको समाप्त हो जाएगा। इतने ही चैप्टर हैं जीव विज्ञान में। इसके बाद हम बायोलॉजी के बाद केमिस्ट्री या फिजिक्स में प्रवेश करेंगे। तो अगर इससे पहले वीडियोस नहीं आपने देखे हैं, देख लीजिए। बिहार दरोगा साइंस करके जो है वो बना हुआ है, वहाँ देख लीजिए, फायदा होगा आपको। एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न आएगा। आज का जो अपना टॉपिक है वो है रोग। जी हाँ, जो मानव में जो रोग होता है, कभी पूछ देगा कि इनमें से कौन सा रोग संक्रामक रोग नहीं है, या पूछ देगा कि इनमें से कौन सा रोग जल से नहीं फैलता है, वायु से नहीं फैलता है ना। यह कौन सा रोग वायरस के कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है, या फिर फंगस के कारण होता है ना, या परजीवी के कारण होता है। तो इस तरीके से प्रश्न आपसे पूछा जाता है। कुछ सिंड्रोम से भी प्रश्न पूछा जाता है कि किस जैसे पूछेगा कि टर्नर सिंड्रोम में कौन सा जो है आपको क्रोमोसोम जो है वो प्रभावित होगा, है ना, गुणसूत्र प्रभावित होगा, ऐसे आपसे पूछता है। तो आइए, आज के इस वीडियो में लगभग 55 प्लस क्वेश्चन है। इनको अगर कर लेते हैं तो समझिए कि यहाँ से 2 प्रश्न कम से कम आपको दिखाई देंगे इस वीडियो से। तो फायदा आपका डायरेक्ट होने वाला है। तो आ जाइए, बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। चलिए, हमारा टारगेट रहेगा आधा घंटा में इसको समाप्त करें, है ना। 2-4 मिनट इधर उधर हो सकता है। तो आइए, पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। पहला सवाल ये रहा, इनमें से कौन तीव्र रोग का उदाहरण नहीं है। अच्छा, मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा का प्रयोग किया है यहाँ पर, क्योंकि कुछ लोगों का कमेंट था कि साइंस कम से कम इंग्लिश में भी रखें। तो उनके लिए अच्छी बात है, जो हिंदी थोड़ा सा साइंस नहीं समझ पा रहे थे, तो ये देख करके अपना समझ सकते हैं। चलिए, इनमें से कौन सा तीव्र रोग का उदाहरण नहीं है। तीव्र रोग, देखिए, तीव्र रोग होता है कि ये बहुत लंबे समय तक नहीं चलता है। तीव्र रोग जो होगा ये लंबे समय तक नहीं चलेगा, इसी को तीव्र रोग कहते हैं। और जो लंबे समय तक चलता है उसको दीर्घकालिक रोग कहते हैं। तो आप खुद समझ सकते हैं कि खांसी उसी है, ये लंबे समय तक नहीं चलता, 2, 4, 8, 10 दिन में समाप्त हो जाता है। तो हमें छांटना है कि तीव्र नहीं है। खांसी तो तीव्र है, तुरंत समाप्त हो जाता है, तो ये नहीं होगा। जुकाम भी, कॉमन कोल्ड जो है, ये भी आपका आसानी से समाप्त हो जाता है। पील पौं, जी हाँ, फाइलेरिया जो है, फाइलेरिया ये लंबे समय तक चलता है, पील पौं कहते हैं इसको। तो ये दीर्घकालिक रोग है। हमें हमारा आंसर मिल गया और हमारा आंसर होगा पील पौं। अगर आप बिल्कुल शांत मन से सुनेंगे तो सारे क्वेश्चन लगभग आपको याद भी हो जाएंगे, तो परेशान मत होइए, याद करा दूंगा इस वीडियो में। आइए, दूसरा सवाल देखिए, लूज मोशन होने का प्रमुख कारण है। क्वेश्चन को पहले समझना है, केवल क्वेश्चन और ऑप्शन देख करके मत घबराइएगा। देखिए, बच्चे जो होते हैं, जो छोटे बच्चे हुए, उनमें सामान्यतः लूज मोशन हो जाता है। वो तो इधर उधर घूमते नहीं है, लेकिन तब भी लूज मोशन हो जाता है। तो ये पूछ रहा है, ये एनसीईआरटी का सवाल है कि सामान्यतः जो लूज मोशन होता है वह किसके कारण होगा। तो यह वायरस के कारण होगा। और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन प्रमुख कारण जो है ये बच्चों में यह वायरस हो जाता है, तो ध्यान रखिएगा। आइए, अगला प्रश्न, पेप्टिक व्रण होने का कारण क्या है। ये एक बीमारी है, इसका कारण आपको बताना है कि पेप्टिक व्रण जो है यह क्या कारण है। तो यह देखिए, पेप्टिक व्रण होने का कारण बैक्टीरिया है। क्या? बैक्टीरिया, है ना। यानी बैक्टीरिया को क्या कहते हैं हिंदी में? जीवाणु कहते हैं। लेकिन आपसे इसका नाम पूछ रहा है, तो जान लीजिए, आपका साल्मोनेला जो है ये टाइफाइड कराता है। साल्मोनेला टाइफी ये बैक्टीरिया है, ये टाइफाइड कराता है, पेप्टिक व्रण नहीं कराता है, तो ये नहीं होगा। स्टेफिलोकोकस जो है, स्टेफाइलोकोकस, यह मुहासा, कील मुहासा जो होता है ना, उसके लिए है, तो ये भी नहीं होगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, पेप्टिक व्रण। तो पेप्टिक व्रण में आपको यहां पर पाइलोरी ध्यान रखना है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। चलिए, इनमें से कौन सा रोग जल के माध्यम से नहीं फैलता है, मतलब पानी के द्वारा नहीं फैलेगा। तो देखिए,
हैजा जो है यह जल जनित रोग है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा, ये ऐसे ही पूछेगा। हैजा जो है यह जल से होने वाला रोग है, बिल्कुल होने वाला। टाइफाइड भी, टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी बताइए, ये भी जल जनित रोग है। आप दूषित जल पी लीजिए तो हो जाएगा। डायरिया भी आपको हो जाएगा। लेकिन डेंगू बुखार आप जानते हैं कि मच्छर इसमें काम करता है ना, डेंगू वाला जो मच्छर होता है, तो डेंगू बुखार जो होगा वो जल जनित रोग नहीं होगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। इनमें से कौन सा रोग वायरस से नहीं होता है? वायरस से नहीं होने वाला रोग, वैसा रोग जो वायरस से नहीं होता है। तो ध्यान रखिए, ऑप्शन है खांसी जुकाम, इन्फ्लुएंजा, डेंगू बुखार और टाइफाइड बुखार। अगर आप अच्छे से वीडियो को देख रहे हैं ध्यानपूर्वक तो इसका आंसर कर लेंगे। मैंने बताया कि टाइफाइड होने का कारण क्या है, तो साल्मोनेला टाइफी, जी हाँ ये जीवाणु है। तो क्या हो जाएगा, टाइफाइड जीवाणु से होता है, ना कि विषाणु, यानी कि वायरस से नहीं होता है। टाइफाइड होता है बैक्टीरिया से। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा टाइफाइड। बाकी डेंगू जो होगा यह वायरस से होगा, इन्फ्लुएंजा यह भी वायरस से होगा, और खांसी जुकाम भी वायरस से होगा। खांसी जुकाम जब होता है, कोई खांसेगा छींकेगा तो वो फैल भी जाता है, संक्रामक बीमारी भी है ये, है ना। देखते हैं छींकने से वायरस इसके जो होते हैं ये नाक से जो बूंदें निकलती हैं उसके माध्यम से दूसरे के शरीर में प्रवेश कर जाता है। इनमें से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तो बैक्टीरिया से होने वाला रोग कौन सा है? विकल्प आपके सामने देखिए है। विकल्प है एंथ्रेक्स, टीबी, हैजा, है ना, और चौथा ऑप्शन क्या है? चौथा ऑप्शन है यह सभी। तो यह सभी हो जाएगा, है ना। ऑल ऑफ दीज मतलब ये सारे रोग जो हैं ये आपको फैलते हैं। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, राइट आंसर जो होगा वह यह सभी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, इनमें से कौन सा रोग प्रोटोजोआ, यानी कि प्रोटोजोआ के जगह पर आपको परजीवी भी लिखा मिल सकता है, तो ध्यान रखना है कौन सा रोग परजीवी से होता है। तो आप जान रहे हैं, अभी आपको हमने बताया, अभी हमने आपको क्या बताया भैया, कि जो ये एड्स है, एड्स तो नहीं बताया, एड्स तो वायरस से होता है, जानते ही होंगे एड्स वायरस। इन्फ्लुएंजा अभी बताया ना, इन्फ्लुएंजा जो खांसी जुकाम इन्फ्लुएंजा डेंगू वाला में यह वायरस से होता है। मलेरिया यह परजीवी से होता है। मलेरिया किससे होता है? परजीवी से। और एंथ्रेक्स किससे होता है? तो एंथ्रेक्स आप जानते हैं कि बैक्टीरिया के कारण होता है। एंथ्रेक्स बीमारी बैक्टीरिया के कारण होता है। तो आपका जो सही आंसर होगा कौन सा, प्रोटोजोआ से होगा, तो आप बताएंगे कि प्रोटोजोआ से तो होगा, वो होगा मलेरिया, है ना। चलते हैं आगे अगले सवाल पर। ये ध्यान रखिएगा, इसमें याद रखना आपको ये है, एंथ्रेक्स जीवाणु से, इन्फ्लुएंजा एड्स विषाणु से और मलेरिया परजीवी से। मलेरिया परजीवी की खोज रोनाल्ड रॉस ने किया था, ये भी जानिए। काला आजार नामक रोग, जी हाँ, काला जार नामक रोग किससे होता है? काला जार नामक रोग 8वां प्रश्न है। तो काला जार और आप मलेरिया भी कह लीजिए, मलेरिया काला जार ये दोनों जो है यह परजीवी यानी कि प्रोटोजोआ के कारण होने वाला रोग है। काला जार भी प्रोटोजोआ, मलेरिया भी प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ मतलब परजीवी, है ना। तो ध्यान रखना है, काला जार भी प्रोटोजोआ और मलेरिया भी प्रोटोजोआ। आप तो जानते हैं मलेरिया परजीवी का खोज, तो ये भी आप जान ही जाएंगे। प्रोटोजोआ मतलब परजीवी, एक ही है, हिंदी इंग्लिश दोनों नाम है। काला जार आप याद रखना है आपको कि प्रोटोजोआ, है ना, प्रोटोजोआ। तो चलिए अगला सवाल पर आते हैं, 9वां सवाल। पील पाँव, जिसको फाइलेरिया भी आप कह देंगे, है ना। तो पहले भी करा चुका हूं कि पील पाँव जो है यह दीर्घकालिक रोग का उदाहरण है, और यह कृमि, जी हाँ, किसके कारण? कृमि के कारण होता है, वर्म के कारण होता है। तो ध्यान रखिएगा, पील पाँव जो है यह कृमि के कारण होता है। चलिए, मुहासे होने का कारण भी मैंने बता दिया है कि स्टेफाइलोकोकस, और ये बैक्टीरिया है, ध्यान रखिएगा। हाँ, यहाँ पर लिखा भी है, देखिए, मुहासे होने का कारण जो है वो स्टेफाइलोकोकस है, और ये बैक्टीरिया है, ये मैं करा चुका हूँ। साल्मोनेला आपको मैं बता चुका हूँ कि यह टाइफाइड के लिए है ना। तो इतना ध्यान रखना है। आइए, निद्रालु व्याधि या स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं, निद्रालु व्याधि या स्लीपिंग सिकनेस, ये भी परजीवी यानी प्रोटोजोआ के कारण होता है। और निद्र मतलब
सोना, है ना। तो यहां से सोमा उठाइएगा, ट्राइपनोसोमा। यह परजीवी है, ट्राइपनोसोमा परजीवी है, इसके कारण ही स्लीपिंग सिकनेस होता है। तो सीधा एग्जाम में पूछेगा कि निद्रालु वृद्धि होता है, निद्रालु व्याधि, तो बताएंगे कि यह तो प्रोटोजोआ के कारण, और कौन सा प्रोटोजोआ, तो ट्राइपनोसोमा, सोमा से सोना, याद रखिएगा। आइए, प्लाज्मोडियम से आपको मैं बताया, है ना, मलेरिया। आइए, एंटीबायोटिक वायरस पर प्रभावित नहीं होते हैं, क्योंकि देखिए एंटीबायोटिक जो होता है, जब आपको कोई वायरस वाला बीमारी हो, जैसे आपको हो जाए खांसी जुकाम, है ना, ये वायरस से हो रहा है आपको। वायरल अगर खांसी जुकाम हुआ और आप गए दुकान में, तो दुकान वाला तो पढ़ा लिखा नहीं होता है उतना, और वो आपको एंटीबायोटिक 4 दे देगा कि लीजिए खा लीजिए। अब ये बताइए, आप 4 एंटीबायोटिक खा लेंगे, आपको वो सही नहीं होगा। आप कहेंगे कैसा दवा दिए थे यार, सही नहीं हुआ। उसको तो पता नहीं है कि ये वायरस से हुआ है कि ये बैक्टीरिया से हुआ है, वो तो आपको एंटीबायोटिक दे देगा। देखिए एंटीबायोटिक कैसे काम करता है, जरा सा समय दीजिए, आपको मैं बता दे रहा हूं। देखिए, मैंने जब आपको कोशिका पढ़ाया था, तो कोशिका में मैंने आपको पढ़ाया था, एक पढ़ाया था सेल, है ना, सेल पढ़ाया था ना, कोशिका। कोशिका में आपको 2 चीज पढ़ाया था, एक पढ़ाया था जीवाणु भी और एक विषाणु भी। मैंने बताया था कि जीवाणु की कोशिका भित्ति जो होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन की होती है। तो जीवाणु में सेल वॉल होता है, क्या होता है, कोशिका की भित्ति होगी, ऐसे भित्ति होगी, दीवार होगा कोशिका के बाहर ऐसे। लेकिन विषाणु में जो होता है वो कोशिका की कोई भित्ति नहीं होती है। विषाणु वायरस जिसके शरीर में जाता है उसी के अकॉर्डिंग ये अपना काम शुरू कर देता है, इसमें भित्ति नहीं होती है। और जो एंटीबायोटिक का काम होता है, एंटीबायोटिक जो होता है ना, वह किसी भी जीवाणु की भित्ति को नष्ट करेगा। जीवाणु या किसी की भी भित्ति, जो ये बाल है, ये जो दीवार है, इसको नष्ट करेगा, इसको नष्ट करेगा, इसको नष्ट कर देगा, जीवाणु का खेला खत्म, मर जाएगा ये। आप देखिए ये भित्ति नष्ट कर दिया, ये एंटीबायोटिक खाएंगे यहां भी आएगा, यहां कोई भित्ति ही नहीं मिलेगा, इसको ये नष्ट नहीं कर पाएगा, इसका कुछ ये बिगाड़ ही नहीं पाएगा। एंटीबायोटिक खाते रहिए, एंटीबायोटिक आपको फायदा नहीं होगा। इसीलिए एंटीबायोटिक जो होता है ये वायरस पर काम नहीं करता है। अब देखिए एंटीबायोटिक का आपके शरीर की कोशिकाओं को हानि पहुंचाएगा कि नहीं पहुंचाएगा, बताइए। तो ध्यान रखिएगा, शरीर की कोशिका की, मानव की जो कोशिका है, मैंने बताया है कि मानव में भी कोशिका भित्ति नहीं होती है, कोशिका भित्ति पादप में होती है, जीवाणु में होती है। तो मानव की कोशिकाओं को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, मेरी बातों को समझिएगा, कोशिकाओं को नुकसान ये नहीं पहुंचाएगा, है ना। एंटीबायोटिक कोशिकाओं को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अगर एंटीबायोटिक मानव कोशिका को नुकसान पहुंचाता तो एंटीबायोटिक खाने के बाद कोशिकाएं नष्ट होना शुरू हो जाती और कुछ समय में सारी कोशिकाएं समाप्त हो जाती कि नहीं हो जाती। तो ये ध्यान रखिएगा, यह जीवाणु जिस पर भित्ति होता है उसकी भित्ति पर ही हमला करता है। मुझे उम्मीद है समझ गए होंगे। चलिए, तो ये क्या होगा, वायरस में भित्ति नहीं होगी, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए वायरस में कोशिका की भित्ति नहीं होती है। आइए, इनमें से कौन सा रोग वायु द्वारा नहीं फैलता है, वायु द्वारा नहीं फैलता है। तो वायु द्वारा कौन नहीं फैलता है भैया, ध्यान रखना है आपको। जुकाम, क्या जुकाम जो है वायु द्वारा फैल जाता है। खांसी जुकाम होगा आपको तो छींकेंगे, तो फैल जाएगा। निमोनिया भी फैल जाएगा, क्षय रोग भी फैल जाएगा, कॉलरा या हैजा नहीं फैलेगा। तो ध्यान रखना है, हैजा यह जीवाणु जनित रोग है, बता चुका हूं पहले ही, है ना। तो ध्यान रखिए, ये बढ़िया प्रश्न है और इसको मैक्सिमम बच्चे गलत करने के फिराक में रहेंगे। इनमें से कौन सा रोग लैंगिक संपर्क से फैलता है ना। सेक्सुअल कांटेक्ट से ये फैल जाता है, लैंगिक संपर्क, जैसे असुरक्षित अगर आप यौन संबंध बनाते हैं तो ये रोग फैलने की संभावना होगी। ये कौन सा रोग है इसमें, तो एड्स तो जानते ही हैं सभी लोग कि एड्स जो है, असुरक्षित यौन संबंध अगर बनाते हैं तो एड्स फैल जाता है। लेकिन और भी ध्यान रखना है आपको, सिफिलिस, जी हाँ, सिफिलिस भी असुरक्षित यौन संबंध अगर बनाएंगे तो फैल जाएगा। गोनोरिया, जी हाँ, गोनोरिया भी असुरक्षित यौन संबंध बनाएंगे तो फैल जाएगा। इसलिए अगर यौन संबंध बनाते हैं तो आप कंडोम का इस्तेमाल करें, वो सुरक्षित होगा, उसके बाद आप इनसे बच सकते हैं। तो ध्यान रखना है।
असुरक्षित यौन संबंध से आप ये तीनों बीमारियां अपने शरीर में ला सकते हैं, अपने घर ला सकते हैं। एड्स भी होगा, सिफिलिस भी होगा, गोनोरिया भी होगा। बच्चे केवल एड्स जानते हैं तो ध्यान रखिएगा, ऐसे एग्जाम में आपको फंसा देगा और आप चित्त होकर चले आएंगे। चलिए, इनमें से कौन सा रोग लैंगिक संपर्क से फैल सकता है? देखिए, एक और है। अभी तो एड्स आपको मैंने बताया, गोनोरिया बताया, सिफिलिस बताया। जननांग हार्पिस, जी हाँ, जननांग हार्पिस भी फैलता है लैंगिक संपर्क से। इसमें तीनों प्रकार के लैंगिक संपर्क आएंगे, चाहे आप मौखिक करिए, गुदा करिए, या फिर सुरक्षित यौन। सुरक्षित में मतलब कि आप अगर कंडोम का इस्तेमाल करेंगे तो ये नहीं फैलेंगे। बाकी क्लामाइडिया भी असुरक्षित यौन संबंध से फैलेगा, लैंगिक संपर्क से ये भी फैल जाएगा। यहां तक कि हेपेटाइटिस बी भी यौन संबंध से फैल जाता है। कैसे फैलता है? जब यौन संपर्क आप करते हैं तो वीर्य का स्राव होता है, और वीर्य के स्राव से हेपेटाइटिस के जो वायरस हैं ये वीर्य के स्राव से एक दूसरे में प्रवेश कर जाएंगे और यह भी फैल जाएगा। तो यहां पर भी आप देखेंगे कि तीनों के तीनों सही जो है वह हो जाएगा लैंगिक संपर्क से। ये 6 के 6 बीमारियां याद रखिएगा। आइए, मच्छर के काटने से प्रवेश करने वाले सूक्ष्म कण सबसे पहले जाते हैं तो लीवर में वो चला जाएगा। लीवर में जापानी मस्तिष्क को प्रभावित करता है, और ये वायरस, जी हाँ, यह किससे होता है? वायरस से। जापानी मस्तिष्क जो है यह वायरस से होता है, तो ध्यान रखना है ना। चलिए आइए, 18वां, वायरस से संक्रमित कोशिका कौन सी प्रोटीन छोड़ती है? तो वायरस से जो कोशिका संक्रमित हो जाती है वो इंटरफेरॉन प्रोटीन छोड़ती है। इसलिए छोड़ती है कि बाकी जो हमारे कोशिका हैं वो दूषित ना हो, उनको बचाया जाए, है ना, तो इंटरफेरॉन हो जाएगा। ये भी प्रश्न बढ़िया है, पूछा जाता है। शिशु को मां के दूध से कौन सा प्रतिरक्षी मिलता है? छोटे बच्चे जो होते हैं उनको मां के दूध से जो मिलता है वह मिलता है IgG, है ना। यह प्रोटीन जो है यह प्रतिरक्षी मिलता है, प्रोटीन नहीं प्रतिरक्षी मिलता है, ध्यान रखिएगा। I, फिर छोटा जी, फिर बड़ा जी, ये ध्यान रखिएगा। BCG का टीका, जी हाँ, BCG का टीका किस रोग के लिए दिया जाता है? BCG वैक्सीन इज गिवन फॉर, तो यह ऑप्शन है हैजा, क्षय रोग, है ना। क्षय रोग को तपेदिक कभी ऑप्शन में दे देगा, कभी टीबी दे देगा, कभी यक्षमा दे देगा, बहुत सारे नाम है इसके, तो ध्यान रखिएगा। ये क्षय रोग होगा, यानी कि ट्यूबरक्यूलोसिस, ध्यान रखिएगा। BCG, अच्छा, BCG का फुल फॉर्म क्या है? किसी वैज्ञानिक के नाम पर है, जरा सा बताने का कष्ट करें आप। रेबीज होता है, तो रेबीज रेडबो वायरस, तो वायरस हो ही जाएगा, है ना, कुत्ता काटने से भी होता है ये। एथलीट फुट किसके कारण होता है? तो एथलीट फुट जो होगा वह फंगस यानी कवक के कारण होगा। अच्छा, कवक के से होने वाले रोगों का एक मैं ट्रिक आपको बता रहा हूं, आपको याद रखना है, अगर याद रख पाए तो सही हो जाएगा। आप याद रखिएगा, दमाद, है ना, दमाद, गांजा तो जानते ही होंगे ना, गांव घर में गांजा कुछ लोग पीते भी हैं। खाए, दमाद गांजा खाए, ये पीता नहीं है, ये खाता है, ठीक ना। दामाद गांजा खाए। एथलीट फुट से होने वाले रोग, ये आप नाम याद रखिएगा कि दामाद गांजा खाए। दामा तो आप जान ही गए, दामा बीमारी, तो ये तो हो जाएगा। फिर हो जाएगा दा से दाद, दमा हो गया, दाद हो गया, ठीक। फिर गांजा से हो जाएगा गंजापन, क्या हो जाएगा? गंजापन। खा से हो जाएगा खाज, दाद, खाज, खुजली ना। और ए से हो जाएगा एथलीट फुट, तो ध्यान रखिए, दमा, दाद, गंजापन जो टकलू हो जाता है, खाज, है ना, और एथलीट फुट, तो ये जो हो जाएगा कवक से होने वाले रोग। दमाद गांजा खाए, ठीक, याद हो जाएगा आपको। आइए, दाद रोग, तो दाद रोग हो जाएगा आपका किससे? अभी मैं बताया कि दाद रोग जो हो जाएगा वो हो जाएगा कवक से हो जाएगा, तो ध्यान रखना है, दाद रोग हो जाएगा कवक से। आइए,
देखिए एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन नंबर दे दिया गया है। इनमें से कौन सा रोग संक्रामक रोग नहीं है? संक्रामक रोग नहीं है कौन? तो भैया देखिए 6 रोग संक्रामक से फैल जाता है, हैजा भी फैल जाएगा, इन्फ्लुएंजा भी फैल जाएगा, है ना। लेकिन रिकेट्स जो है यह नहीं फैलेगा। रिकेट्स आपने पढ़ा है ना, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया। तो रिकेट्स आपने पढ़ा होगा शायद कि विटामिन डी की कमी से, तो ध्यान रखिएगा रिकेट्स जो है यह आपका संक्रामक नहीं होगा। चलिए, पेचिस होने का कारण क्या है? तो पेचिस होने का कारण जो है वह एंट अमीवा हिस्टोलिका, ये प्रोटोजोआ से होता है, प्रोटोजोआ से होता है। अच्छा, और प्रोटोजोआ से होने वाले रोगों का मैं एक ट्रिक बना दे रहा हूं, आप याद करिए। सोने का मैप, सोना तो जानते हैं ना, सोने का मैप, मैप मतलब नक्शा, सोने से सोने की बीमारी, ठीक। का से कालाजार, पी से आपका हो जाएगा पायरिया, और ये हो जाएगा मलेरिया, ठीक ना। सोने का मैप, फिर से एक बार ध्यान रखिए, सोने का मैप, सोने से सोने की बीमारी, कालाजार, ठीक, मलेरिया, और पी से पायरिया, है ना। यह किससे होगा? तो यह होगा प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। सोने का मैप, ठीक, कम से कम इतना याद रखना है आपको। तो इतना जान ही गए आप। पेचिस देख ही रहे हैं, पेचिस देख ही रहे हैं, पेचिस होने का कारण भी प्रोटोजोआ है। पेचिस हो गया, ये तो जान ही गए। सोने की बीमारी हो गया, कालाजार हो गया, है ना। और मैप में आप मलेरिया हो गया, मलेरिया परजीवी आप जानते ही हैं। और पायरिया आपको बता ही दिया। एक और बीमारी है चगास रोग, याद रखिएगा, चगास, चगास बिड़ू चगास, है ना। तो ध्यान रखिएगा ये भी होगा प्रोटोजोआ से, तो ध्यान रखिएगा। हमने सोचा था आधे घंटे में निपटा देंगे, लेकिन मुझे लग रहा है समय लग सकता है इसमें। चलिए, मलेरिया परजीवी, मलेरिया के जो परजीवी हैं वह होंगे मादा एनोफिलीज मच्छर। कहीं भी आप नर मच्छर को नहीं देखेंगे कि बेचारा परजीवी बना है। खून मादा मच्छर ही चूसती हैं, चाहे वो मच्छर हो चाहे वो, हाँ मलेरिया भी, हाँ समझ रहे हैं आप, मलेरिया भी मादा एनोफिलीज मच्छर से ही होता है। मादा, माँ से मलेरिया और माँ से मादा, ध्यान रखिएगा, मादा एनोफिलीज। अच्छा, महिलाएं मतलब फीमेल जो वो होती हैं मच्छर, वो ही खून क्यों चूसती हैं, पुरुष मच्छर क्यों नहीं चूसते हैं? तो देखिए, फीमेल जो मच्छर होती हैं उनको बच्चे पालना होता है और उनको प्रोटीन की आवश्यकता होती है। पुरुष जो मच्छर होते हैं उनको बच्चे पालना नहीं है, प्रोटीन की नहीं, वो कहीं पेड़ में लटके रहेंगे, पेड़ का रस चूस के जी लेंगे। लेकिन ये अपने लिए नहीं, ये अपने बच्चों के लिए प्रोटीन उतना पेड़ से नहीं लेगी, ये डायरेक्ट आपके खून में सूंड डुबोएंगी और सारा प्रोटीन खींच लेंगी। तो इसलिए मच्छर मादा जो होती हैं वो खून चूसती हैं ज्यादा। आइए, मप्स यानी गलसोत होने का कारण है। तो गलसोत होने का कारण जो है वो है वायरस। क्या है? वायरस है गलसोत होने का कारण, ध्यान रखिएगा। ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है आपको। डेंगू ज्वर होने का कारण क्या है? डेंगू ज्वर होने का कारण क्या है? तो ये वायरस से होता है। देखिए, मलेरिया परजीवी से होगा लेकिन डेंगू वायरस से होगा, ये दोनों में कंफ्यूजन होता है। भैया डेंगू कैसे? डेंगू तो वायरस से होगा, जिसमें अरबो वायरस का नाम आता है, लेकिन मलेरिया तो मलेरिया परजीवी से होगा, ध्यान रखिएगा। टाइफाइड तो मैं बताया है साल्मोनेला टाइफी जीवाणु से होता है, तो इसको आप इजिली कर लेंगे, साल्मोनेला टाइफी ए वाला। मलेरिया से प्रभावित प्रमुख अंग, देखिए होता तो सब प्रभावित है लेकिन मुख्य रूप से आरबीसी और यकृत प्रभावित होता है। कहीं कहीं प्लीहा भी दे देगा, लेकिन आपको ऐसा अगर विकल्प रहे तो आपको सीधा आंसर लगाना है आरबीसी और यकृत, ध्यान रखिएगा। आइए, पेचिस से मुख्यतः प्रभावित अंग, तो पेचिस आंत को यानी इंटेस्टाइन को प्रभावित करता है। पेचिस किसको प्रभावित करता है? तो पेचिस आंत को प्रभावित करता है, तो यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। अब देखिए, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने हिंदी ठीक नीचे इंग्लिश और ऑप्शन भी लगभग आपको इंग्लिश में मिल जाएगा, तो आप परेशान नहीं होइएगा। आइए,
काला आजार, काला आजार अस्थि मज्जा को प्रभावित करता है। अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो को प्रभावित करता है। बोन मैरो अक्सर पाया जाता है लंबी हड्डियों के बीच में ना, लंबी हड्डी जैसे जो लंबी लंबी हड्डियां हैं उसमें पाया जाएगा। तो अस्थि मज्जा, कालाजार, अस्थि मज्जा, और ये होता है बालू मक्खी के काटने से। आइए, टीटनेस जो है ना, टीटनेस, टीटनेस अफेक्ट करता है आपको तंत्रिका तंत्र को। टी से टा होगा, वैसे याद करिएगा, टीटनेस तंत्रिका तंत्र को याद हो जाएगा आपको। इनमें से कौन सा रोग आंत को प्रभावित नहीं करता है? बहुत अच्छा सवाल है, फंसाने लायक। आंत, देखिए टाइफाइड जो है वो आंत को प्रभावित कर देगा। टाइफाइड किसको कर देगा? आंत को प्रभावित आपका कर देगा, बिल्कुल कर देगा। टाइफाइड आंत, पेचिस भी आंत को कर देगा, पेचिस भी होगा तो आंत को कर देगा। हैजा भी आपका आंत को प्रभावित कर देगा, लेकिन डिप्थीरिया जो है वो आंत को प्रभावित नहीं करेगा। यह श्वसन तंत्र को या गले को, नाक, जो झिल्ली श्लेष्मा को प्रभावित कर देगा, है ना। तो ध्यान रखिएगा, जीवाणु से होने वाले रोग हैं ये दोनों। पेचिस मैंने अभी बताया, पेचिस क्या बताया? प्रोटोजोआ यानी परजीवी से होने वाला रोग है। ठीक, आइए, ट्रेकोमा से प्रभावित अंग, तो ट्रेकोमा आंख को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? आंख को, है ना। तो ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन सही। हर्पीज, हर्पीज वही जननांग हर्पीज जो असुरक्षित यौन संबंध कर रहे थे। तो जननांग हर्पीज में होता है क्या कि त्वचा पर दाग धब्बे, या जननांग जो होगा उस पर भी आपको दाग धब्बे ऐसे हो जाएगा, तो त्वचा को यह प्रभावित करता है। इनमें से कौन सा रोग अनुवांशिक रोग नहीं है? बढ़िया समझना है, अनुवांशिक नहीं पूछ रहा है, नहीं है। ध्यान दीजिए, कलर ब्लाइंडनेस यानी वर्णांधता, क्या वर्णांधता अनुवांशिक रोग है? ये अनुवांशिक रोग है, जी हाँ। वर्णांधता जो है, कलर ब्लाइंडनेस, ये अनुवांशिक रोग है, हमें छांटना है, नहीं है। हीमोफीलिया, हीमोफीलिया जिसको शाही रोग भी कहते हैं, रॉयल डिजीज भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। पूछेगा कि किससे रॉयल डिजीज कहते हैं तो बताएंगे आप हीमोफीलिया। ऐसा नहीं कि मैं क्वेश्चन कराता हूं तो बस खाली क्वेश्चन आंसर देख करके काम कर लीजिए, नहीं, कुछ पॉइंट्स जो फैक्ट्स बताता हूं वो भी नोट किया करें, तब जा करके आपका भला होगा। आइए, तो इनमें से कौन सा रोग अनुवांशिक रोग नहीं है? तो देखिए, रतौंधी जो होता है वो विटामिन ए की कमी से होता है, आपने पढ़ा है। अब कुछ लोग यह सभी लगा देते कि कलर ये लगा देते, लेकिन ध्यान रखना है आपको, सही आंसर जो होगा वो क्या होगा? तो वो होगा नाइट ब्लाइंडनेस। ध्यान रखना है, कलर ब्लाइंडनेस नहीं, नाइट ब्लाइंडनेस। आइए, टर्नर सिंड्रोम के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो गलत है? टर्नर सिंड्रोम के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो ध्यान देना है, टर्नर सिंड्रोम स्त्रियों में होता है, तो हाँ ये स्त्रियों में तो होता है, लेकिन हमें गलत छांटना है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या 45 होती है, देखते हैं। शरीर इसमें अल्प विकसित होता है, शरीर अल्प विकसित, वक्ष छोटा चपटा रह जाएगा, जो स्तन होता है वो छोटा चपटा रह जाएगा। टर्नर सिंड्रोम अगर देखिए कि किसी का ऐसा है तो हो सकता है कि टर्नर सिंड्रोम की वजह से उसका जो स्तन है वो छोटा रह जाए। गुणसूत्र भी कम हो जाता है, यहां दिया है कि गुणसूत्र 47 जाता है, तो नहीं, 47 नहीं होता है बल्कि कम हो जाता है, ठीक ना। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, ध्यान रखना है आपको। आइए, 40, क्लेनीफेल्टर सिंड्रोम के संदर्भ में कौन सा गलत कथन है? तो देखिए, टर्नर का ठीक ये विपरीत होगा। टर्नर महिलाओं में हो रहा था, ये पुरुषों में होगा। उसमें महिलाएं का जो देख रहे थे वक्ष छोटा हो रहा था, चपटा हो रहा था, इसमें पुरुष नपुंसक हो जाएगा लगभग। गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाएगी इसमें, है ना। आगे अगला जो है वो क्या है भैया कि गुणसूत्रों की संख्या 45, तो नहीं, 45 में आप देख रहे थे कि टर्नर था, ये बढ़ जाता है, गुणसूत्र इसमें बढ़ जाता है, तो डी ऑप्शन यहां पर गलत हो जाएगा। 45 नहीं होता है, 47 हो जाएगा। किस रोग को मंगोलिज्म भी कहा जाता था? अब नहीं कहा जाता है, अब तो मंगोलिज्म एक मतलब बैड वर्ड में आता है, गलत शब्द में आता है मंगोलिज्म। किसी को मतलब ऐसे नहीं होता था कि जिनके आंखें छोटी हो, मतलब नाक चपटा वगैरह, तो उसको ऐसे कह दिया जाता था। तो वो एक बीमारी है मंगोलिज्म, है ना। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि आंखें घुसी हुई, नाक चपटा टाइप का, तो उसको नाम दे दिया गया डाउन सिंड्रोम की वजह से ऐसा होता है, और डाउन सिंड्रोम के ही कारण होता है, तो ये मंगोलिज्म को डाउन सिंड्रोम भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। आइए, जिस रोग में रोगी कल्पना को ही सत्य मान लेता है वह रोग कौन सा है? कल्पना को ही सत्य मान लेता है, वास्तविक भूल जाता है वो, और जो कल्पना करेगा, वो कल्पना कर लिया कि वो हमको मारेगा, तो वो अब उसको लगेगा कि वो हमको मार देगा, है ना। तो ऐसे रोग को साइजोफ्रेनिया या सिजोफ्रेनिया कहते हैं, जो कल्पना को ही सत्य समझ लेता है। बहुत लोगों को आपने देखा होगा कि
कुछ देखा तो भागने लगा कि अरे वो हमको मार देगा, वो हमको मार देगा, वो कल्पना कर लिया कि वो मारेगा। यह है सिजोफ्रेनिया, ध्यान रखिएगा। डीपीटी का पूर्ण रूप क्या है? ये प्रश्न पूछता है, कभी पूछेगा डीपीटी में पी किसको इंगित करता है, तो डीपीटी है डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनेस। ये तीनों बीमारियों का एक टीका है जिसका नाम है डीपीटी, ध्यान रखिएगा। पी से आपका क्या आया है? पर्ट्यूसिस आया है, ध्यान रखना है, जिसको आप काली खांसी भी कह सकते हैं। तो डीपीटी में पी किसको संदर्भित करता है? तो डीपीटी में पी से पोलियो नहीं होगा, पी से प्लेग नहीं होगा, पी से पीलिया नहीं होगा, पर्ट्यूसिस होगा, ध्यान रखिएगा, पर्ट्यूसिस। ये पूछेगा आपसे। डीटी का टीका डीटी है ना, अभी डीपीटी आपने पढ़ा, अब यहाँ डीटी आपको पढ़ना है। डीटी का टीका, तो डी से डेंगू, टी से टाइफाइड नहीं, ये भी नहीं होगा। पोलियो और खसरा, तो ये भी नहीं होगा। टीबी और हैजा, ये भी नहीं होगा। डिप्थीरिया और टिटनस, जो अभी आपने डीपीटी पर्ट्यूसिस वाला पढ़ा, उसी में डीटी है, तो डिप्थीरिया और टिटनस हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आइए 46 नंबर, कुष्ठ रोग को किस नाम से जानते हैं? कुष्ठ रोग को हैंसन नाम से जानते हैं, हैंसन रोग, हैंसन डिजीज के नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा। एचआईवी वायरस किसी व्यक्ति में घुसता है तो क्या करता है? जैसे एड्स हो गया, तो एड्स क्या करता है? तो एड्स जो है लसीकार्ड, टी लिम्फोसाइट को नष्ट करने के लिए वो लग जाता है। प्रतिरक्षी आपको कम कर देगा, प्रतिरक्षा तंत्र कम कर देगा। अगर कोई दूसरी बीमारी हो गई तो वो आप पर आसानी से हावी हो जाएगी। यदि कोई मानव रोग विश्व के विस्तृत क्षेत्र में फैल जाए, मतलब विश्व में ज्यादातर फैल जाए कोई मानव रोग, तो उसको कहते हैं, देखिए एपिडेमिक जो होता है यह सीमित क्षेत्र में व्याप्त फैल जाता है, लेकिन पेंडेमिक जो होगा, पेंडेमिक सी वाला पेंडेमिक जो होगा, ये विश्व, जैसे कोरोना अभी हुआ था, तो आपने देखा था कि कोरोना पूरे विश्व में फैल गया और बड़े पैमाने पर फैला था ना। तो जब बड़े पैमाने पर फैले तो उसको पेंडेमिक कहते हैं। क्या कहते हैं? पेंडेमिक, एपिडेमिक नहीं, ध्यान रखिएगा, पेंडेमिक उसको कहते हैं। तो सही आंसर जो हो जाएगा वो विकल्प सी यहां पर सही हो जाएगा, पेंडेमिक। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु जनित है? जीवाणु मतलब बैक्टीरिया से होता है। तो मैंने बताया टीबी बैक्टीरिया, टीबी को ही ट्यूबरकुलोसिस, इसी का नाम यक्ष्मा यहां पर दे दिया है आपको फंसाने के लिए। तो ध्यान रखना है, चिकन पॉक्स नहीं होगा, यक्ष्मा होगा, ध्यान रखना है, यक्ष्मा होगा। चलिए हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। श्वेत प्लेग को किस नाम से जानते हैं? अगर पिछला वीडियो हमारा आपने देखा होगा तो मैं बताया था टीबी को ही श्वेत प्लेग भी कहा जाता है। आइए अगला प्रश्न। हाँ, काली खांसी के बचाव के लिए शिशुओं को कौन सा टीका लगाया जाता है? काली खांसी यानी पर्ट्यूसिस, है ना, काली खांसी यानी पर्ट्यूसिस। तो आपको बताया था ना कि डीपीटी, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनेस, तो ये डीपीटी हो जाएगा। चलिए, ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें आपको श्वेत रक्त कणिकाएं बढ़ती हैं। देखिए यहां पर फंसाएगा आपको, यहां फंसाएगा क्या? लाल रक्त कोशिका बढ़ती है कि प्लेटलेट बढ़ जाता है कि श्वेत रक्त बढ़ जाता है कि हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है? तो ध्यान रखिएगा, ल्यूकेमिया जो है वह श्वेत रक्त बढ़ जाता है, श्वेत रक्त कोशिकाएं की संख्या जो है बढ़ जाती है। देखिए आइए, डाउन सिंड्रोम में कौन सा गुणसूत्र प्रभावित होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, ये पूछेगा। तो डाउन सिंड्रोम में जो 21 नंबर का गुणसूत्र होता है यह प्रभावित हो जाता है। और डाउन सिंड्रोम में क्या हो जाता है कि इसकी एक एक्स्ट्रा कॉपी बन जाती है, 21 नंबर की जो है वो एक्स्ट्रा कॉपी बन जाती है डाउन सिंड्रोम में, है ना, ध्यान रखना है। टर्नर सिंड्रोम में 45 गुणसूत्र होता है और क्लेनीफेल्टर सिंड्रोम में आपको 47 होता है। डाउन सिंड्रोम में भी एक बढ़ जाता है और 21वां जो गुणसूत्र होता है इसका एक और जेरोक्स हो जाता है और 21वां का एक और कॉपी बन जाता है। तो ऐसे तो 23 दूना 46 होता है, लेकिन 21वां का कॉपी बनने से 46 प्लस 21वां और एक हो जाता है, यानी कि 47 हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, डाउन है लेकिन ये कम नहीं है, भले नाम खाली डाउन है। तो डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्र कितने हो जाएंगे? 21वां बढ़ के 47 हो जाएगा। आइए, हाशीमाटो रोग किस प्रकार का रोग है? लास्ट प्रश्न है ये, हाशीमाटो रोग किस प्रकार का रोग है? नहीं, सेकंड लास्ट है। तो हाशीमाटो रोग जो है यह है ऑटो इम्यून डिजीज। जी हाँ, स्व प्रतिरक्षी रोग। ये क्या करता है? ये अपने आप को ही, मतलब ये आत्महत्या टाइप का है, ये ग्रंथि को आत्महत्या करा देता है। और क्या कराता है? ये जो थायराइड जो ग्रंथि होती है उसी पर ये हमला कर देता है। तो इसको कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। पूछेगा कि कौन सा स्व प्रतिरक्षी रोग है, यानी ऑटो इम्यून डिजीज है कि अपने ही ग्रंथियों पर वो हमला कर देगा, थायराइड को ही वो लपेटे में ले लेगा,
है ना। तो ध्यान रखना है, ये हो जाएगा स्वप्रतिरक्षी। आइए, किस रोग को रक्तस्रावी रोग या शाही रोग या रॉयल डिजीज कहते हैं? तो हीमोफीलिया जानते ही हैं। जिस रोग में व्यक्ति समय से पहले बूढ़ा हो जाता है, मतलब बूढ़ा होने का समय नहीं है लेकिन हो गए बूढ़ा में, आपने गांव में देखा होगा कुछ लोगों को कि बूढ़ा हो जाएगा, पहले ही बाल उल पक गया और बूढ़ा जैसा शरीर और खत्म कहानी। वो होता है हचिंसन गिलफर्ड सिंड्रोम की वजह से ऐसा रोग होता है। तो चलिए, 57 प्रश्न क्या 56 प्रश्न ही थे। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए या ना आए, यहाँ तो भाई क्वेश्चन से शादी थोड़ी करना है कि ना पसंद आए तो शादी नहीं करेंगे ना। यहाँ तो एग्जाम में आपको यही झेलना है, इन्हीं का सामना करना है। तो अगर कायदे से पढ़ेंगे तो फायदे में रहेंगे, और अगर कायदे से नहीं पढ़ेंगे तो एग्जाम में अब तलाशते रहेंगे कहाँ से प्रश्न पूछा, कैसे पूछ दिया, क्या पूछ दिया, कहते रहेंगे। फिर बोलेंगे धांधली हो गया, ये हो गया, पढ़ नहीं पाए, मास्टर बढ़िया नहीं पढ़ाया, ये नहीं। भाई अगर चीजों को एनसीईआरटी से पढ़ोगे, चीजों को अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ोगे, प्रीवियस ईयर के हिसाब से पढ़ोगे, तब तो आप इजिली कर लोगे। कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि कम समय में ही वो आते हैं और अपना काम करके चले जाते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो लोग देखते हैं कि कैसे पढ़ा गया है, कैसे पूछा गया है, कहाँ से आए हैं, ये सब एनालिसिस करके बैठे होते हैं। बाकी चलिए, अगर आप हमसे जुड़े हैं तो आपको इन सब की चिंता नहीं करनी है, आप बस हमारे साथ बने रहिए। जिम्मेदारी मेरी है आपको नैया पार कराने की। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।